नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। जैसा कि आपने पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के फेज़ 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भी भरा जा चुका है। और उसमें जो एसएसटी के सिलेबस की बात किया है तो उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं और इस मतलब कि इसको चैप्टर वाइज और क्लास वाइज क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आज का जो है क्लास 6 का भूगोल है और इसमें आज अध्याय 1 जो सौरमंडल से पृथ्वी है उससे जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनको आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे है कि सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। ऑप्शन आपके दिए हैं कि ग्रह से, उपग्रह से, सूर्य से या उल्का पिंड से, और उसके बाद कूट करके दिया है। तो आपने पता है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य प्लस 8 ग्रह हैं और हर ग्रहों के क्या हैं, उपग्रह हैं। और उसके बाद आपके क्षुद्र ग्रह आते हैं और उल्का पिंड आते हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ठीक है। इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। और हमारे सौर मंडल बनता है उस परिवार का मुखिया किसे बनाया जाता है, सूर्य को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सौर मंडल में ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, सूर्य भी आते हैं, उल्का पिंड भी आते हैं और क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही जो ऑप्शन होता है डी सही होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। तो जो कि आपका बिल्कुल सही है कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और दूसरा कि खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह होता है, इसे आकाश गंगा कहते हैं। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बारे में जाने तो बेसिक तौर पे आपने पता है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे सौरमंडल में जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। और खुले आसमान में एक छोर से दूसरे छोर तक जो फैली सफ़ेद चादर की जो पट्टी होती है, चमकदार पट्टी होती है, यह बेसिक तौर पे लाखों तारों का यह समूह होता है। और इसी पट्टी को हम क्या कर लेते हैं, आकाशगंगा। हमारे सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। और प्राचीन भारत की में बेसिक तौर पे इसकी जो कल्पना की जाती थी, यह प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की जाती थी कि यह प्रकाश की क्या है, एक प्रकाश की बहती हुई नदी है। तो इसलिए आपने पता है कि हमारे भारत में गंगा को पवित्र नदी माना गया। तो इसलिए आकाश में जो प्रकाश बह रहा है तो उसी के नाम से इसका नाम क्या दे दिया गया, आकाश गंगा दे दिया गया। तो आपने पता है कि आकाश गंगा जो है लाखों मतलब कि तारों का समूह होता है और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन और कारक से है कि नीचे दिए गए कथन और कारक पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि पृथ्वी से हमारे चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो यह बिल्कुल सही है, कथन आपका सही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले समय से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब कि चंद्रमा जो अपने अक्ष पे घूमता है, चक्कर पूरा करता है, उससे बेसिक तौर पर अधिक होता है। दूसरा कि आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिक तौर पे आपने पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है और लगभग इतने ही दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा वह घूम भी जाता है। तो अतः बेसिक तौर पे आप देखते हैं कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय और अक्ष पर घूमने में लगा समय दोनों लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी कारण से हम पृथ्वी से चंद्रमा के केवल एक भाग को देख सकते हैं। तो ये अब कह रहा है कि अक्ष पर पूरा चक्कर करने वाला समय जो होता है वह बेसिक तौर पे पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है उससे अधिक होता है। तो यह गलत है क्योंकि दोनों समय क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल एक भाग को देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला कह रहा है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ वह सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि उपग्रह क्या करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ वह सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह जो चंद्रमा है का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। तो यह आपका बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे केवल ए वाला ऑप्शन सही होता है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं हम कि यहाँ पे है कि उपग्रह जो है, अंग्रेजी में उपग्रह को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ साथी या सहचर होता है। ठीक है, सैटेलाइट का बेसिक तौर पे अर्थ क्या होता है, साथी या सहचर। ठीक है,
तो उपग्रह को इंग्लिश में हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ जैसे कि मैंने साथी या सहचर होता है। और अपने नाम को सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ सूर्य के इर्द गिर्द भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जैसा कि पहला ऑप्शन आपका सही होता है। बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, उस उपग्रह का नाम चंद्रमा है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 भाग है, ठीक है। और यहाँ पे लिया दिया है कितना, आधा, तो ये आधा नहीं है, कितना है, 1/4 भाग है। यह इतना बड़ा इसलिए बेसिक तौर पे चंद्रमा हमें दिखाई देता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा, अन्य जो खगोलीय पिंड है उनकी अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के काफी क्या है, करीब है, इस कारण से इतना बड़ा दिखाई देता है। तो यह आधा नहीं है, यह कितना है, 1/4 भाग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं। तो अब आपको बताते हैं कि बेसिक तौर पे अभी हालिया समय मतलब साल 2 साल पहले, ठीक है, उससे पहले बेसिक तौर पे सबसे अधिक ग्रहों में नाम आता था बृहस्पति का, जिसके पास कुल 79 ग्रह हुआ करते थे, ठीक है, 79 उपग्रह हुआ करते थे। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद, ठीक है, 20 नए उपग्रह खोजे गए, किसके, शनि के। तो शनि के 20 नए उपग्रह खोजे जाने के बाद शनि के उपग्रहों की संख्या कुल हो गई आपकी 82। तो इस प्रकार से अब कुल पूरे हमारे जो सौरमंडल है उसमें सबसे अधिक उपग्रह या मतलब या चंद्रमा आप कह लें या प्राकृतिक उपग्रह कह लें वाला जो ग्रह होता है वह शनि है, क्योंकि शनि के पास कुल उपग्रहों की संख्या 82 है और बृहस्पति के पास कुल ग्रहों की संख्या 79 है। अब बात करते हैं अन्य उपग्रहों की। तो बेसिक तौर पे यहाँ पर यूरेनस की अगर बात करें तो यूरेनस के पास कुल 27 उपग्रह हैं और मंगल की बात करें तो फोबोस और डिमोस करके इसके केवल 2 उपग्रह हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए कि सबसे अधिक चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है, वर्तमान समय में शनि के पास है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा, चंद्रमा का यहाँ पे तात्पर्य प्राकृतिक उपग्रह से है, तो किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो है आपका सही ऑप्शन होता है आपका कि बुध के पास और साथ ही साथ शुक्र के पास, ठीक है, बुध और शुक्र के पास एक भी आपके उपग्रह नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 82 है और यूरेनस के उपग्रहों की संख्या कितनी है आपकी, 27 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन होता है वो डी होता है कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह यानी कि प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है। अगला है कि कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल में अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण काल के बेसिक तौर पे विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पे बुध और शुक्र, दूसरा है आपका शुक्र और शनि, तीसरा है शुक्र और यूरेनस यानी कि अरुण, और चौथा है आपका बृहस्पति और यूरेनस। तो यहाँ पे जो आपका कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा जिनका परिक्रमण काल जो होता है या परिक्रमण दिशा जो होती है विपरीत होती है, उसमें आपके शुक्र और अरुण आते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन सी होता है। अब इनके बारे में जानते हैं। तो बेसिक तौर पर शुक्र और अरुण का जो परिक्रमण दिशा है वह जो होता है कि घड़ी के सुई के दिशा के क्लॉकवाइज, आपने देखा होगा घड़ी है तो इसके क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ये इस तरह से गति करते हैं। कौन कौन, शुक्र और यूरेनस। और अन्य जो 6 उपग्रह हैं वह क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अन्य जो 6 उपग्रह हैं वो क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें कि बेसिक तौर पे पृथ्वी भी आ जाता है, उसमें आपका बुध भी आ जाता है, मंगल भी आ जाता है, बृहस्पति भी आ जाता है, ठीक है, और आपका वरुण भी आ जाता है। तो 6 उपग्रह जो होते हैं क्लॉकवाइज घूमते हैं और 2 उपग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि 6 उपग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाकी के जो 2 उपग्रह हैं जैसे कि शुक्र और आपका अरुण वो क्या होते हैं, आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हैं, ठीक है, और बाकी जो 6 हैं वो आपके क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हैं। अगला है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब यहाँ पे ऑप्शन करके देखा है कि बृहस्पति और बुध, बृहस्पति और अरुण, शनि और मंगल और शुक्र और बुध। तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह का जो श्रेणी मिल रहा है वह है आपका ए वाला कि बृहस्पति और बुध। बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। आगे की पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है बुध, शुक्र, मंगल या चंद्रमा। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है ग्रह नहीं, यह क्या है आपका उपग्रह है। तो डी वाला तो ऑप्शन वैसे ही आपका हट जाता है क्योंकि यह ग्रह नहीं है, क्या है, उपग्रह है। अब बचे बुध, शुक्र और मंगल। तो यहाँ पर पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है वह क्या है, आपका शुक्र है, ठीक है। कौन सा है, आपका शुक्र। अब पृथ्वी से शुक्र की दूरी की अगर बात की जाए तो 41.4
मिलियन किलोमीटर है। और साथ ही साथ पृथ्वी से अगर मंगल की बात की जाए तो पृथ्वी से मंगल की जो दूरी है 78.3 मिलियन किलोमीटर है। तो पास में आपका क्या है, शुक्र है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बुध आता है। हालांकि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, आपका बुध है। अगला है कि किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है। तो आपने सभी ने पता है कि पृथ्वी का भग्नी ग्रह या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, क्योंकि पृथ्वी को मतलब शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन भी कहा जाता है या भग्नी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति और बेसिक तौर पर इसका आकार जो है लगभग लगभग पृथ्वी के समान ही प्रतीत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। तो पहला है आपका कि सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। सूर्य का खिंचाव बल बेसिक तौर पे क्या होता है कि सौरमंडल को बांधे रखता है, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की ग्रेविटी है और उसी ग्रेविटी के कारण वह पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। दूसरा है कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला कि 1 और 2 दोनों सही है। अब जानते हैं इसके बारे में कि जो होता है सूर्य जो है अपने सौरमंडल के क्या है, केंद्र में है। ठीक है, सूर्य जो है अपने सौरमंडल के केंद्र में है और यह अपने बेसिक तौर पे अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरे सारे सौरमंडल के ग्रहों को आपस में बांधा हुआ है। यह बहुत बड़ा है और अत्याधिक गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव बल सौरमंडल को क्या करता है, बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का बेसिक तौर पे एकमात्र स्रोत है और हम सूर्य के अत्यधिक तेज उष्मा को इसलिए नहीं महसूस कर पाते हैं क्योंकि बेसिक तौर पे हमसे काफ़ी अधिक दूर है। और अगर इसकी पृथ्वी से सूर्य की दूरी की अगर बात करें तो लगभग इसका 15 करोड़ किलोमीटर या दूरी है, जिसके कारण हम इसके उष्मा को अत्यधिक ताप को महसूस नहीं कर पाते हैं। और लगभग आपने पता है कि लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है, या आप उसको 8 मिनट 16 सेकेंड कह सकते हैं या 8 मिनट 20 सेकेंड। तो अत्यधिक दूर होने के कारण इसके उष्मा को उतनी तेज उष्मा को हम प्रतीत नहीं कर पाते हैं। हालांकि यह दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला कह रहा है कि सौरमंडल में जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षा कैसी होती है। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन दिया वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार और लघु वृत्ताकार या निश्चित नहीं है। तो आपने पता है कि बेसिक तौर पे सौरमंडल में जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षा कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है, लगभग परवलयाकार होती है। ये लगभग एक अंडे के समान इस प्रकार से यह सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसी को हम बेसिक तौर पर क्या कर लेते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है। तो अब ऑप्शन आपका है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। तो पहला वाला ही क्वेश्चन मैंने बताया था कि सूर्य मतलब कि सूर्य, उसके 8 ग्रह प्लस जितने भी उपग्रह हैं, ठीक है, उसके बाद उल्का पिंड, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि सूर्य क्या है, एक सूर्य इसमें आ ही गया, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और उल्का पिंड, ये सभी के सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि अंतरिक्ष से देखने पे हमें पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देता है, तो जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। और दूसरा है कि पृथ्वी का हरा रंग हमें वनों के कारण दिखाई देता है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे होता है कि पृथ्वी का नीला रंग जो होता है वह पानी के कारण दिखाई देता है। ठीक है, पानी के कारण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि आपका सही ऑप्शन होता है डी, क्योंकि न पहला सही है न ही दूसरा सही है। और आपने पता है कि नीले रंग के दिखाई देने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल से सूर्य से सबसे दूर का अवस्थित ग्रह कौन सा है, मतलब कि हमारे सौरमंडल में सबसे दूर कौन सा स्थित है। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक आपका है बुध है, बुध के बाद आपका आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है मंगल, सॉरी शुक्र के बाद आपका आता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपका आता है मंगल, मंगल के बाद आता है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका आता है शनि, उसके बाद आपका आता है अरुण और सबसे दूर आपका आता है वरुण।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह जो है वह है वरुण, जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका क्या होता है, बी होता है, क्योंकि सबसे दूर का ग्रह पूछा है तो वरुण को हम लोग क्या कर लेते हैं, नेपच्यून के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। अब ऑप्शन है बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है वह डी है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटियाँ पाई जाती हैं। अब यह क्षुद्र ग्रह पेटियाँ होती क्या हैं, तो आपने मैंने बताया कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक है, बेसिक तौर पे असंख्य छोटे छोटे पिंड जो होते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंड जो होते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इन्हीं छोटे छोटे पिंडों को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात करें क्षुद्र ग्रहों की, तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं या ग्रहों के भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। तो क्षुद्र ग्रह पेटी जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किसके अंग होते हैं, तो यह ग्रहों के अंग होते हैं। जब एक महान विस्फोट हुआ था, उसी विस्फोट के बाद यह ग्रहों से क्या हो गए थे, टूटकर अलग हो गए थे। अब मंगल और बृहस्पति के कक्षा में के बीच में रहकर यह सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण दिया गया है। तो पहला कथन है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो अब यहाँ पे ये भी आपका सही है। अब इसके बारे में अब देखते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन ही मतलब कथन की सही व्याख्या करता है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि जितने समय में कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, उसे उस ग्रह का हम क्या कर लेते हैं, परिक्रमण काल। तो सबसे पहले परिक्रमण काल को समझिए कि परिक्रमण काल किसे कहते हैं। तो जितने समय में कोई ग्रह, जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो पृथ्वी का परिक्रमण काल लगभग 365 दिन मान लेते हैं। अब आगे कि परिक्रमण काल जो होता है सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है, ठीक है। परिक्रमण काल जो होता है सूर्य के दूरी के घन के समानुपाती होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो ग्रह जितना पास में होगा वह सूर्य का उतना जल्दी चक्कर लगाएगा और जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा वह उतने अधिक देरी में चक्कर लगाएगा। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है, इसलिए इसका परिक्रमण काल कितना होता है, 88 दिन का होता है, क्योंकि यह सबसे पास का ग्रह है, इसलिए यह सबसे कम समय में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। और सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। तो सबसे अधिक समय में सूर्य अपना मतलब कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर पूरा करता है, तो वरुण सबसे अधिक समय में अपना चक्कर पूरा करता है। अब आगे क्या है अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। अब बृहस्पति है, नेपच्यून है, शनि है और अरुण, इनमें से कौन सा है। तो अब यहाँ पे आपके चारों के चारों आपके सही होते हैं कि उपरोक्त सभी सही हैं। अब यहाँ पे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, जैसा मैंने बताया ग्रहों का जो क्रम है कि सबसे पहले बुध है, उसके बाद आपका है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी और उसके बाद है आपका मंगल, फिर आता है आपका बृहस्पति, फिर उसके बाद आपका आता है शनि, अरुण और वरुण। तो जो सूर्य के पास के ग्रह होते हैं, इन सारे चार पास के ग्रहों को हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह यह बेसिक तौर पे किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। और ये जो दूर वाले ग्रह होते हैं यह काफ़ी विशालकाय आकार में होते हैं। यह ग्रहों ये बेसिक तौर पे गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। और इन्हीं दूर जो सूर्य से काफ़ी दूर स्थित होते हैं, उन्हीं को जो गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं, इन्हें हम लोग बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन चारों का नाम यहाँ पे आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन कौन सा होता है, डी। आंतरिक ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो बेसिक तौर पर चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह जो होते हैं वह गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं और यह आकार में बहुत बड़े होते हैं और सूर्य से भी क्या होते हैं, काफी अधिक दूर होते हैं। आगे नीचे दिए ग्रहों में कौन सा आंतरिक ग्रह, वही क्वेश्चन पूछा है, बस यहाँ पे आंतरिक पूछ दिया है। तो मैंने बताया कि आंतरिक ग्रह में कौन से हैं, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है और मंगल है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और ये किनके बने होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं और यह सूर्य से नजदीक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंतरिक ग्रह में आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति बाह्य ग्रह में आता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद है आपका शुक्र,
उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, बृहस्पति, उसके बाद है अरुण और वरुण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे डी वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इस क्रम में दिया गया है। उसके बाद बृहस्पति है, अरुण मतलब शनि है। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि है, अरुण है और वरुण है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे आपका दिया गया है कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो बिल्कुल आपका सही है कि यह एक ग्रह है और यह जो भी प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, पृथ्वी पर प्रकाश का या ऊर्जा का एकमात्र सोर्स क्या है, वह सूर्य है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह और आकार के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूरी के हिसाब से मैंने बताया था कि बुध के बाद ठीक है शुक्र है और उसके बाद आपका क्या है, पृथ्वी है। तो दूरी के हिसाब से यह कौन सा ग्रह हो जाएगा, तीसरा, दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। और अगर बात करें आकार की, तो बेसिक तौर पे आकार में यह पांचवां ग्रह है, आकार में यह पांचवां ग्रह है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला, क्योंकि पृथ्वी जो है दूरी से तीसरा और आकार में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से संबंधित आर्सा मेजर या बिग बियर किससे संबंधित है। ऑप्शन है सौरमंडल से, नक्षत्र मंडल से, क्षुद्र ग्रह समूह से या इनमें से कोई नहीं। तो ये आर्सा मेजर जो है या बिग बियर जो है, इसका संबंध जो है नक्षत्र मंडल से है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन जो होता है वह बी होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि बेसिक तौर पर आर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान आने वाला जो नक्षत्र मंडल है उसे हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, जो कि एक 7 तारों का समूह है। और यह जो सप्तऋषि तारामंडल जो है वह किसका हिस्सा है, तो बेसिक तौर पे वह आर्सा मेजर का ही भाग है, आर्सा मेजर का ही भाग है, जिसको हम लोग बिग बियर के नाम से जानते हैं। तो आर्सा मेजर या बिग बियर जो है एक बेसिक तौर पे क्या है, नक्षत्र मंडल है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। अब क्वेश्चन ऑप्शन आपके कि जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, दूसरा कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, तीसरा कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, और चौथा जो अपने अक्ष में घूमते हैं तथा दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो जो अपने अक्ष में घूमते हैं और दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह या उपग्रह या उल्का पिंड कह लेते हैं। जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, हालांकि तारा तो आकार में बड़े होते हैं, लेकिन जो बेसिक तौर पर तारों के सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होता है, आपका बी, कि जिनके पास बेसिक तौर पे अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। जैसे कि आपने पता है कि कुछ खगोल पिंड जो होते हैं आपका मतलब बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और यह बेसिक तौर पे गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जबकि वह बड़ी मात्रा में उस ऊष्मा को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और इन्हीं खगोल पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और आपने पता है कि हमारा जो सूर्य है, हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है वो अभी क्या है, एक तारा है। तो बेसिक तौर पे सूर्य की विशेषता क्या है, तो इसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश है। कक्षा 6 के क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आपका कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। आकाशगंगा कहलाती हैं, नक्षत्र मंडल कहलाती हैं, सौरमंडल कहलाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विविध आकृतियां बनी होती हैं उन्हें बेसिक तौर पे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब बेसिक तौर पे आपने बेसिक तौर पे आसमान, रात में जब आसमान को देखते हैं और विभिन्न तारों के द्वारा जो समूह बनाए जाते हैं, बनाए हुए आपको दिखते हैं, वह क्या होते हैं, बेसिक तौर पर इन्हीं नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका बी वाला होता है। तो दोस्तों ये कक्षा 6 के भूगोल का पहला चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। अब दूसरा चैप्टर जल्दी कि पृथ्वी पर अक्षांश और ग्लोब देशांतर रेखाओं से जो क्वेश्चन इनमें पूछे गए हैं या बन सकते हैं उनको लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।